कहानी है ऋत्विक, निकिता और सलोनी। आज मेरा 32वां जन्मदिन था और मैं यह दिन ऋत्विक के साथ गुजारना चाहती थी। उनके घर 10 बजे तक पहुंचने के लिए मैंने सुबह 6 बजे ही कार से सफ़र शुरू कर दिया। ऋत्विक पिछले शनिवार को अपने घर गए थे, लेकिन तेज बुखार के कारण वह सोमवार को वापस नहीं लौटे। आज का पूरा दिन उन्होंने मेरे साथ गुजारने का वादा किया था। अपने जन्मदिन पर उनसे न मिलकर मेरा मन सचमुच बहुत दुखी होता। ऋत्विक को अपने प्रेमी के रूप में स्वीकार किए मुझे करीब 2 साल बीत चुके हैं। उनके दोनों बेटों शीनू और मिंटू व पत्नी सलोनी से आज मैं पहली बार मिलूंगी। ऋत्विक के घर जाने से एक दिन पहले हमारे बीच जो वार्तालाप हुआ था, वह रास्ते भर मेरे जेहन में गूंजता रहा। मैं शादी करके घर बसाना चाहती हूँ, माँ बनना चाहती हूँ। उनकी बाहों के घेरे में कैद होने के बाद मैंने भावुक स्वर में अपने दिल की इच्छा उनसे जाहिर की थी। कोई उपयुक्त साथी ढूंढ लिया है, उन्होंने मुझे शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए छेड़ा। उनकी छाती पर बनावटी गुस्से में कुछ घूंसे मारने के बाद मैंने जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ घर बसाने की बात कर रही हूँ। निकिता, ऐसी इच्छा को मन में क्यों स्थान देती हो जो पूरी नहीं हो सकती? अब वह भी गंभीर हो गए। देखिए, मैं सलोनी को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। अपनी पूरी तनख्वाह उसे दे दिया करूंगी। मैं अपना सारा बैंक बैलेंस बच्चों के नाम कर दूंगी, उन्हें पूर्ण आर्थिक सुरक्षा देने। उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रखा और उदास लहजे में बोले, तुम समझती क्यों नहीं कि सलोनी को तलाक नहीं दिया जा सकता? मैं चाहूं भी तो ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं। पर क्यों? मैंने तड़प कर पूछा। तुम सलोनी को जानती होती तो यह सवाल न पूछती। मैं अपने अकेलेपन को जानने लगी हूँ। पहले मैंने सारी जिंदगी अकेले रहने का मन बना लिया था, पर अब सब डांवाडोल हो गया है। तुम मुझे सलोनी से ज्यादा चाहते हो? हाँ, उन्होंने बेझिझक जवाब दिया था। तब उसे छोड़कर तुम मेरे हो जाओ। उनकी छाती से लिपटकर मैंने अपनी इच्छा दोहरा दी। निकिता, तुम मेरे बच्चे की माँ बनना चाहती हो तो बनो। अगर अकेली माँ बनकर समाज में रहने का साहस तुम में है तो मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। बस तुम सलोनी से तलाक लेने की जिद मत करो प्लीज। मेरे लिए यह संभव नहीं होगा। उनकी आंखों में आंसू झिलमिलाते देख मैं खामोश हो गई। सलोनी के बारे में ऋत्विक ने मुझे थोड़ी सी जानकारी दे रखी थी। बचपन में माता पिता के गुजर जाने के कारण उसे उसके मामा ने पाला था। 8वीं तक शिक्षा पाई थी। रंग सांवला और चेहरा मोहरा साधारण सा था। वह एक कुशल गृहिणी थी। अपने दोनों बेटों में उसकी जान बसती थी। घर गृहस्थी के संचालन को लेकर ऋत्विक ने उसके प्रति कभी कोई शिकायत मुंह से नहीं निकाली थी। सलोनी से मुलाकात करने का यह अवसर चूकना मुझे उचित नहीं लगा, इसलिए उनके घर जाने का निर्णय लेने में मुझे ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। ऋत्विक इनकार न कर दें, इसलिए मैंने उन्हें अपने आने की कोई खबर फोन से नहीं दी थी। उस कस्बे में उनका घर ढूंढने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। उस एक मंजिला साधारण से घर के बरामदे में बैठकर मैंने उन्हें अखबार पढ़ते पाया। मुझे अचानक सामने देखकर वह पहले चौंके, फिर जो खुशी उनके होठों पर उभरी, उसने सफर की सारी थकावट दूर करके मुझे एकदम से तरोताजा कर दिया। बहुत कमजोर नजर आ रहे हो, अब तबीयत कैसी है? मैं भावुक हो उठी। पहले से बहुत बेहतर हूँ। जन्मदिन की शुभकामनाएं। तुम्हें सामने देखकर दिल बहुत खुश हो रहा है। ऋत्विक ने मिलाने के लिए अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। ऋत्विक से जिस पल मैंने हाथ मिलाया उसी पल सलोनी ने घर के भीतरी भाग से दरवाजे पर कदम रखा। आंखों से आंखें मिलते ही मेरे मन में तेज झटका लगा। सलोनी की आंखों में अजीब सा भुलापन था। छोटी सी मुस्कान होठों पर सजा कर वह दोस्ताना अंदाज में मेरी तरफ देख रही थी। जाने क्यों मैंने अचानक अपने को अपराधी सा महसूस किया। मुझे एहसास हुआ कि ऋत्विक को उससे छीनने के मेरे इरादे को उसकी आंखों ने मेरे मन की गहराइयों में झांककर बड़ी आसानी से पढ़ लिया था। सलोनी, यह निकिता है, मेरे साथ दिल्ली में काम करती है। आज इनका जन्मदिन भी है, इसलिए कुछ बढ़िया सा खाना बनाकर इन्हें जरूर खिलाना। हमारा परिचय कराते समय ऋत्विक जरा भी असहज नजर नहीं आ रहे थे। शीनू और मिंटू के लिए हलवा बनाया था, वह बिल्कुल तैयार है और मैं अभी आपको खिलाती हूँ। सलोनी की आवाज में भी किसी तरह का खिंचाव मैंने महसूस नहीं किया। थैंक यू। अपने मन की बेचैनी के कारण मैं कुछ और ज्यादा नहीं कह पाई।
मैं चाय बना कर लाती हूँ। ऐसा कहकर सलोनी तेजी से मुड़ी और घर के अंदर चली गई। ऋत्विक के सामने बैठकर मैं उनसे उनकी बीमारी का ब्यौरा पूछने लगी। फिर उन्होंने ऑफिस के समाचार मुझसे पूछे। यूं हल्के फुल्के अंदाज में वार्तालाप करते हुए मैं सलोनी की आंखों को भुला पाने में असमर्थ हो रही थी। अचानक ऋत्विक ने पूछा, निकिता, क्या तुम सलोनी से अपने और मेरे प्रेम संबंध को लेकर बातें करने का निश्चय करके यहाँ आई हो? एकदम से जवाब न देकर मैंने सवाल किया, क्या तुमने कभी उसे मेरे बारे में बताया है? कभी नहीं। मुझे लगता है कि वह हमारे प्रेम के बारे में जानती है। कुछ देर खामोश रहने के बाद मैंने अपना फैसला ऋत्विक को बता दिया। तुम्हें इतराज नहीं हो तो मैं सलोनी से खुलकर बातें करना चाहूंगी। आगे की जिंदगी तुमसे दूर रहकर गुजारने को अब मेरा दिल तैयार नहीं है। मैं इस मामले में कुछ नहीं कहूंगा। अब तुम हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ। सलोनी चाय लाती ही होगी। ऋत्विक के पुकारने पर शीनू और मिंटू दोनों भागते हुए बाहर आए। दोनों बच्चे मुझे स्मार्ट और शरारती लगे। मैं उनसे उनकी पढ़ाई व शौकों के बारे में बातें करते हुए घर के भीतर चली गई। घर बहुत करीने से सजा हुआ था। सलोनी के सुघड़ गृहिणी होने की छाप हर तरफ नजर आ रही थी। मेरे मन में उथल पुथल न चल रही होती तो सलोनी के प्रति मैं ज्यादा सहज व मैत्रीपूर्ण व्यवहार करती। वह मेरे साथ बड़े अपनेपन से पेश आ रही थी। उसने मेरी देखभाल और खातिर में जरा भी कमी नहीं की। उसकी बातचीत का बड़ा भाग शीनू और मिंटू से जुड़ा था। उनकी शरारतों, खूबियों और कमियों की चर्चा करते हुए उसकी जबान जरा नहीं थकी। वे दोनों बातचीत का विषय होते तो उसका चेहरा खुशी और उत्साह से दमकने लगता। हलवा बहुत स्वादिष्ट बना था। साथ साथ चाय पीने के बाद सलोनी दोपहर के खाने की तैयारी करने रसोई में चली गई। सलोनी के व्यवहार से तो अब ऐसा नहीं लगता है कि उसे तुम्हारे और मेरे प्रेम संबंध की जानकारी नहीं है। मैंने अपनी राय ऋत्विक को बता दी। सलोनी सभी से अपनत्व भरा व्यवहार करती है निकिता। उसके मन में क्या है, इसका अंदाजा उसके व्यवहार से लगाना आसान नहीं। ऋत्विक ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। अपनी 12 सालों की विवाहित जिंदगी में सलोनी ने क्या कभी तुम्हें अपने दिल में झांकने दिया है? कभी नहीं। और यह भी सच है कि मैंने भी उसे समझने की कोशिश कभी नहीं की। ऋत्विक, मैं तुम्हें एक संवेदनशील इंसान के रूप में पहचानती हूँ। सलोनी के साथ तुम्हारे इस रूखे व्यवहार का क्या कारण है? निकिता, तुम मेरी पसंद मेरा प्यार हो, जबकि सलोनी के साथ मेरी शादी मेरे माता पिता की जिद के कारण हुई। उसके पिता मेरे पापा के पक्के दोस्त थे, आपस में दिए वचन के कारण। सलोनी एक बेहद साधारण सी लड़की, मेरी इच्छा के खिलाफ मेरे साथ आ जुड़ी थी। वह मेरे बच्चों की माँ है, मेरे घर को चला रही है, पर मेरे दिल में उसने कभी जगह नहीं पाई। ऋत्विक के स्वर की उदासी मेरे दिल को छू गई। उसे तलाक देते हुए तुम कहीं गहरे अपराधबोध का शिकार तो नहीं हो जाओगे? मेरी आंखों में चिंता के भाव उभरे। निकिता, तुम्हारी खुशी के खातिर मैं वह कदम उठा सकता हूँ, पर तलाक की मांग सलोनी के सामने रखना मेरे लिए संभव नहीं होगा। मौका मिलते ही इस विषय पर मैं उससे चर्चा करूंगी। तुम जैसा उचित समझो, करो। मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ। ऋत्विक बैठक से उठकर अपने कमरे में चले गए और मैं रसोई में सलोनी के पास चली आई। हमारे बीच बातचीत का विषय शीनू और मिंटू ही बने रहे। एक बार को मुझे ऐसा भी लगा कि सलोनी शायद जानबूझकर उनके बारे में इसीलिए खूब बोल रही है कि मैं किसी दूसरे विषय पर कुछ कह ही न पाऊं। घर और बाहर दोनों तरह की टेंशन से निपटना मुझे अच्छी तरह से आता है। अगर मुझे देखकर सलोनी तनाव, नाराजगी, गुस्से या डर का शिकार बनी होती, तो मुझे उससे मनचाहा वार्तालाप करने में कोई असुविधा न महसूस होती। उसका साधारण सा व्यक्तित्व, उसकी बड़ी बड़ी आंखों का भोलापन, अपने बच्चों की देखभाल व घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों के प्रति उसका समर्पण मेरे रास्ते की रुकावट बन जाते। मेरी मौजूदगी के कारण उसके दिलो दिमाग पर किसी तरह का दबाव मुझे नजर नहीं आया। हमारे बीच हो रहे वार्तालाप की बागडोर अधिकतर उसी के हाथों में रही। जो शब्द उसकी जिंदगी में भारी उथल पुथल मचा सकते थे, वे मेरी जबान तक आकर लौट जाते। दोपहर का खाना सलोनी ने बहुत अच्छा बनाया था, पर मैंने बड़े अनमने भाव से थोड़ा सा खाया। ऋत्विक मेरे हाव भाव को नोट कर रहे थे पर मुंह से कुछ नहीं बोले।
अपने बेटों को प्यार से खाना खिलाने में व्यस्त सलोनी हम दोनों के दिल में मची हलचल से शायद पूरी तरह अनजान थी। कुछ देर आराम करने के बाद हम सब पास के पार्क में घूमने पहुंच गए। शीनू और मिंटू झूलों में झूलने लगे। ऋत्विक एक बेंच पर लेटे और धूप का आनंद आंखें मूंद कर लेने लगे। आइए, हम दोनों पार्क में घूमें। आपस में खुलकर बातें करने का इससे बढ़िया मौका शायद आगे न मिले। सलोनी के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर मैं मन ही मन चौंक पड़ी। उसकी भोली सी आंखों में झांक कर अपने को उलझन का शिकार बनने से मैंने खुद को इस बार बचाया और गंभीर लहजे में बोली, सलोनी, मैं सचमुच तुमसे कुछ जरूरी बातें खुलकर करने के लिए ही यहाँ आई हूँ। आपकी ऐसी इच्छा का अंदाजा मुझे हो चुका है। एक उदास सी मुस्कान उसके होठों पर उभरकर लुप्त हो गई। क्या तुम जानती हो कि मैं ऋत्विक से बहुत प्रेम करती हूँ। प्रेम को आंखों में पढ़ लेना ज्यादा कठिन काम नहीं है निकिता जी। तुम मुझसे नाराज मत होना क्योंकि मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। सच तो यह है कि मैंने इस बारे में सोच विचार किया ही नहीं है। मैं तो एक ही बात पूछना चाहूंगी। सलोनी ने इतना कहकर अपनी भोली आंखें मेरे चेहरे पर जमा दी। तो मैं मन में बेचैनी महसूस करने लगी। पूछो, मैंने दबी सी आवाज में उससे कहा। वह 14 में से 12 दिन आपके साथ रहते हैं। फिर भी आप खुश और संतुष्ट क्यों नहीं है? मेरे हिस्से के 2 दिन छीनकर आपको कौन सा खजाना मिल जाएगा? तुम्हारे उन 2 दिनों के कारण मैं ऋत्विक के साथ अपना घर नहीं बसा सकती हूँ। अपनी मांग में सिंदूर नहीं भर सकती हूँ। मैंने चिढ़े से लहजे में जवाब दिया। मांग के सिंदूर का महत्व और उसकी ताकत मुझसे ज्यादा कौन समझेगा? उसके होठों पर उभरी व्यंग्य भरी मुस्कान ने मेरे अपराध बोध को और भी बढ़ा दिया। ऋत्विक सिर्फ मुझे प्यार करते हैं सलोनी। हम तुम्हें कभी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करने देंगे। पर तुम्हें उन्हें तलाक देना ही होगा। मैंने कोशिश करके अपनी आवाज मजबूत कर ली। वह क्या कहते हैं तलाक लेने के बारे में? कुछ देर खामोश रहकर सलोनी ने पूछा। तुम राजी हो तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। मुझे तलाक लेने देने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती है निकिता जी। इस बारे में फैसला भी उन्हीं को करना होगा। वह तलाक चाहेंगे तो तुम शोर तो नहीं मचाओगी? मेरे इस सवाल का जवाब देने के लिए सलोनी चलते चलते रुक गई। उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। इस पल उससे नजर मिलाना मुझे बड़ा कठिन महसूस हुआ। निकिता जी, अपने बारे में मैं सिर्फ एक बात आपको इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि आप कभी मुझे लेकर भविष्य में परेशान न हो। मेरे कारण कोई दुख या अपराधबोध का शिकार बने, यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सलोनी, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, पर परिस्थितियां ही कुछ। उसने मुझे टोककर अपनी बात कहना जारी रखा। अकेलेपन से मेरा रिश्ता अब बहुत पुराना हो गया है। माता पिता का साया जल्दी मेरे सिर से उठ गया था। मामा मामी ने नौकरानी की तरह पाला। जिंदगी में कभी ढंग के संगी साथी नहीं मिले। खराब शक्ल सूरत के कारण पति ने दिल में जगह नहीं दी। और अब आप मेरे बच्चों के पिता को उनसे छीन कर ले जाना चाहती है। यह तो कुदरत की मेहरबानी है कि मैंने अकेलेपन में भी सदा खुशियों को ढूंढ निकाला। मामा के यहाँ घर के कामों को खूब दिल लगाकर करती। दोस्त नहीं मिले तो मिट्टी के खिलौनों, गुड़िया और भेड़ बकरियों को अपना साथी मान लिया। ससुराल में सास ससुर की खूब सेवा कर उनके आशीर्वाद पाती रही। अब शीनू मिंटू के साथ मैं बहुत सुखी और संतुष्ट हूँ। मेरे अपनों ने और समाज ने कभी मेरी खुशियों की फिक्र नहीं की। अपने अकेलेपन को स्वीकार करके मैंने खुद अपनी खुशियां पाई है और मैं उन्हें विश्वसनीय मानती हूँ। उदासी, निराशा, दुख, तनाव और चिंताएं मेरे अकेलेपन से न कभी जुड़ी है और न जुड़ पाएंगी। मेरी जिंदगी में जो भी घटेगा उसका सामना करने को मैं तैयार हूँ। मैं चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाई। ऋत्विक ठीक ही कहते थे कि सलोनी से तलाक के बारे में चर्चा करना असंभव था। बिल्कुल ऐसा ही अब मैं महसूस कर रही थी। सलोनी के लिए मेरे मन में इस समय सहानुभूति से कहीं ज्यादा गहरे भाव मौजूद थे। मेरा मन उसे गले लगाकर उसकी पीठ थपथपाने का किया। और ऐसा ही मैंने किया भी। उसका हाथ पकड़कर मैं ऋत्विक की तरफ चल पड़ी। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, पर मन में बहुत कुछ चल रहा था। सलोनी से कुछ छीनना किसी भूले बच्चे को धोखा देने जैसा होगा। अपने अकेलेपन से जुड़ी ऊब,
तनाव व उदासी को दूर करने के लिए मुझे सलोनी से सीख लेनी चाहिए। उसकी घर गृहस्थी का संतुलन नष्ट करके अपनी घर गृहस्थी की नींव मैं नहीं डालूंगी। अपनी जिंदगी और ऋत्विक से अपने प्रेम संबंध के बारे में मुझे नई दृष्टि से सोचना होगा। यही सब कुछ सोचते हुए मैंने साफ महसूस किया कि मैं पूरी तरह से तनावमुक्त हो भविष्य के प्रति जोश, उत्साह और आशा प्रदान करने वाली नई तरह की ऊर्जा से भर गई हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।